एक बार बस मैंने ट्राई किया था पबजी खेलने के लिए, उनसे वो कंट्रोल्स हो ही नहीं रहे थे। जब जब तक मैं खेल रहा था, वो भी रूम बना के खेल रहा था अपने कजिन्स के साथ, तब तक कंट्रोल में सीख रहा था, तब तक 4 बार आके वो मुझे मार गया। फ्री फायर खेल के देखना सर। सर फ्री फायर खेलिए ना सर। मैं पता है किस टाइप का गेमर हूँ, मुझे वो गेम्स पसंद रहते हैं जो प्ले स्टेशन वाले गेम्स होते हैं। मुझे गॉड ऑफ वॉर बहुत पसंद है, GTA सर वाइस जब भी सिटी खेलेंगे पसंद तो आप बता दीजिएगा, साथ में रूम कोड सर बनाएंगे। मॉडल कॉम्बैट है। मॉर्टल कॉम्बैट नहीं खेला मैंने, लेकिन ये खेला है काउंटर स्ट्राइक। मैंने इंजीनियरिंग के टाइम बहुत खेला है काउंटर स्ट्राइक में, मतलब बहुत नहीं खेला है, ठीक ठाक खेला। काउंटर स्ट्राइक खेला है मैंने, ये सारे टेकन कोई तो ना खेला सर, हो। फ्री फायर मैंने आपको कस्टम खिलाएंगे। टेकन खेला है मैंने। टेकन 3 तो आप लोगों को शायद पता नहीं हो, आप लोग नए जनरेशन के हो। पहले क्या होता था ना, एक पूरा उसका एक बूथ आता था। खेल लिया मैंने। हाँ, टेकन 3 का एक बूथ आता था, उसमें हम 1 रुपए का कॉइन लेते थे और वो कॉइन जाके डालते थे, तब वो हमारे लिए गेम स्टार्ट होता था। तो कंप्यूटर में चलती थी सर, है ना? हाँ बेटा, कंप्यूटर में चलती थी वो ड्रैगन 3 वाली गेम। कंप्यूटर नहीं रहता था वो उसके लिए आर्केड पूरा था। आर्केड था। वेरी गुड, आर्केड था सर वो। फिर उसमें सर फिर ऐसे में तो आप तो वो फिर गन की भी वो निकाल देते होंगे, वेलोसिटी उससे कितनी स्पीड में जा रही है नहीं गन। नहीं नहीं, उस टाइम तो मैं 9th 10th में था, समझ लो। घर वालों से छुप छुपा के जाते थे खेल खेल के, मतलब जो भी पैसे वैसे रहते थे उस टाइम, तो सारे पैसे उसी में लगाते थे। इतना शौक। वाह सर, आप तो बहुत टैलेंटेड थे। हाँ, आप तो बहुत टैलेंटेड थे। मैं क्या था? टैलेंटेड टैलेंटेड। टैलेंटेड तो था यार, आज भी टैलेंटेड हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ। आ जाओ वन टैप खेलेंगे। चलो, एग्जाम जब तुम लोग का निकल जाएगा, जेईई में से सिलेक्शन हो जाएगा, तब एक बार राउंड टूर्नामेंट करवा देंगे, कौन कौन से हमारे बच्चे जो है अच्छा अच्छा खेल पाते हैं, गेमर्स कौन कौन कर। ठीक, यस सर। उससे ज्यादा बेटर सर रहेगा फिर हम लोग जेई क्रिकेट खेलने। एडवांस के फ्री फायर क्वालिफाई करेंगे। वो भी बात सही है। चलो क्लास स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ बातें ही होंगी हमारी क्या। चलो भाई। एक मिनट। एक मिनट दो मुझे। आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? कुछ डिस्टरबेंस है? आ रही है सर। आ रही है सर। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक, तो माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। टॉपिक इज यूनिट एंड डायमेंशन, ग्रेड 11 फिजिक्स, यही कवर कर रहे हैं हम, और आज की डेट है 24/4/2025। लास्ट क्लास में अगर मैं आपसे रिकॉल करूं तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था? कैन एनीबॉडी टेल मी क्विकली? Yes, so physical quantities, fundamental quantities, ओके, ठीक, स्टॉप। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। फॉर्मूला डेराइव करना, उसकी करेक्टनेस चेक करनी। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। रिलेशन एस्टैब्लिश। एंड सर, आपने बताया था जो इक्वल डिमेंशंस होते हैं वही ऐड हो सकते हैं या डिवाइड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेरी गुड। उसी का थोड़ा सा नाम बस दे दी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना?
ये आपको पता है, बस उसका नाम देना था आपको। ठीक, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब उसके बाद आपके उसने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसमें अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं बेटा कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अगर किसी भी इक्वेशन में या किसी भी रिलेशन में साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, टैन थीटा आ जाए या लॉग आ जाए, है ना, या एक्सपोनेंट आ जाए, नेचुरल एक्सपोनेंट, नेचुरल ई आ जाए, तो उसका क्या डायमेंशंस लोगे आप? जी जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने हमें बता दिया था कि इसका आंसर तो आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब N1U1 N2U2 की बात कर ली थी कि भैया देखो फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज होने वाली नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी बनती है दो चीज से, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने वाली नहीं है, चाहे सिस्टम 1 हो, चाहे सिस्टम 2 हो, चाहे सिस्टम 3 हो। हाँ, ये रहेगा कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है या ये रहेगा जिसकी यूनिट चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी सबसे पहले हमने क्लास से पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था हमने होमवर्क का, वो भी इसी पर बेस्ड था। ठीक है, उसको हमने बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखकर नहीं किया, लेकिन वो भी इसी। अब आगे की बात करें, जैसे आपको लिमिटेशंस बता दिया जाए, वो आपको सिर्फ समझना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको समझना है कि अगर डायमेंशंस दी जा रही हैं आपको। लिमिटेशंस मतलब समझते हो सभी लोग कि इसकी ये कमियां हैं, ये नहीं कर सकता है वो। डायमेंशंस की अगर दिया जाए आपको फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो डायमेंशंस जो होती हैं वो यूनिक नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूं ML2T-2, तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्क डन के लिए नहीं है। ठीक, ये यूनिक नहीं है, वर्क डन के लिए नहीं है सिर्फ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये डायमेंशन है ML2T में, तो ये सिर्फ वर्क डन के लिए नहीं, ये एनर्जी के लिए भी हो सकता है, ये टॉर्क के लिए भी। सही, सेम डायमेंशन एनर्जी के लिए भी यूज हो सकती है, यही सेम डायमेंशन आपकी टॉर्क के लिए भी यूज हो सकती है। तो कोई भी डायमेंशन यूनिक नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन हो सकती है। अगर न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स की बात करें जिसमें तो कोई भी डायमेंशन नहीं होती, जैसे कि 1/2 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, 2π एक नंबर है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं। ठीक है, माइक ऑफ करो भाई। डोंट टर्न ऑन योर माइक अनलेस कोई इंपॉर्टेंट बात। अब अगर बात करें जो डायमेंशंस का जो मेथड है ना, वो ऐसे रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, ऐसे रिलेशन या ऐसे फॉर्मूला उसमें स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता जिसमें प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। यानी कि आपको फोर्स दे दिया तो फोर्स को आपको स्टैब्लिश करना है किसके साथ? वेलोसिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम। ठीक है, इन चारों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो आप तभी रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो जब आप उनके बीच मल्टीप्लीकेशन लगाओ। अगर आप उनके बीच प्लस लगा ले रहे हो तो आप कभी भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, या वो क्वांटिटीज या वो फॉर्मूला जिसमें प्लस आता है उसमें कभी भी आप डायमेंशनल एनालिसिस लगा करके आप रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट के अलावा और पावर फंक्शन के अलावा आप कभी भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। यानी कि उसमें पावर हो तो चल जाएगा। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, कोई बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है। ये कहां से आ गया? सर हो रही है सर, क्लियरली विजिबल। नहीं ये नहीं हो रही सर, नहीं हो रही। अब हो रही है सर। आ गई अच्छा, शो रही है। ठीक है। ठीक है, चलो आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा। ठीक, चलो अब उसके बाद क्या बोला? तीसरी बात कि सिर्फ वही आप फॉर्मूला रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो जिसमें प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या जिसमें पावर के फंक्शंस हो, यानी कि a² b² क्यूब ऐसी चीजें आती हो, जैसे हाफ mv² आ जाते तो वेलोसिटी p²। तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी और तरीके का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ फॉर्मूला दिया ut + ½ a² नहीं कर सकते, या आप फॉर्मूला दिया a sin ωt, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आप क्या है जिसमें आपका साइन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, है ना, या जिसमें लॉगरिथम आ जाए, उसको भी आप नहीं स्टैब्लिश कर सकते। सिर्फ दो ही स्टैब्लिश कर सकते हो, जिसमें सिंपल प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट के साथ साथ पावर का भी हो।
हाफ mv स्क्वायर हो गया पावर का, है ना, mr ओमेगा स्क्वायर हो गया पावर का, mv स्क्वायर अपन आ रहा हो गया पावर का। सिर्फ वही डिस्टैब्लिश कर सकते हो जिसमें पावर आ रहा हो, जिसमें मल्टीप्लीकेशन आ रहा हो। किसी में साइन आ गया, लॉग आ गया, ई आ गया, नहीं कर सकते हो। किसी में प्लस आ गया, माइनस आ गया, नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये 3 आपकी डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन होगी। ठीक, चौथी डायमेंशनल एनालिसिस है कि आप उन्हीं फॉर्मूलेस को, उन्हीं में इस डायमेंशनल मेथड को वहीं अप्लाई कर सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशंस का यूज हो। 3 डायमेंशंस का यूज हो, वही फॉर्मूला यूज कर सकते, डिराइव कर सकते हो, या रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, या लेस देन 3 हो। ठीक है, या तो 3 हो, डायमेंशंस शुड बी 3 और लेस देन 3, या तो 3 हो या 3 से कम हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं कह दूं फोर्स को आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, जैसे कि मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, तो इसमें क्या हो जा रहा है भाई, इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 3 4 चीजें यहां पर आ जा रही है। तो आप कभी भी ऐसे फॉर्मूला जिसमें 3 से ज्यादा हो जा रहे हो डायमेंशंस, 3 से ज्यादा क्वांटिटीज हो जा रही हो, उसमें आप रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। सिर्फ 3 होना चाहिए या 3 से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, है ना, वी कैन चेक करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्स पे, वाई पे, जेड पे, पी पे और आर पे, ठीक है, तो इसमें आप करेक्टनेस चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट है कि नहीं, करेक्टनेस चेक कर सकते हो। लेकिन रिलेशन एस्टैब्लिश, कांट एस्टैब्लिश रिलेशन, आप इनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश खुद से नहीं कर सकते हो कि इसका डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, खुद से नहीं कर सकते हो। सिर्फ 3 हो या 3 से कम हो। उसके बाद एक और पॉइंट है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछना। चलो बता ही देता हूँ कि अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, और जिसमें से क्या होगी कि 2 की डायमेंशन सेम हो गई। फॉर एग्जांपल एक कोई क्वांटिटी है x जो डिपेंड कर रही है लेंथ पर और जो डिपेंड कर रही है रेडियस पर, ठीक है, और एक मान लो कि मास पे डिपेंड, ये कर तो रही है 3 चीज पे डिपेंड, लेकिन लेंथ की डायमेंशन भी L है और रेडियस की भी डायमेंशन L है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें वो कर तो रही है 3 चीजों पे डिपेंड या 3 से कम, लेकिन उनमें से भी किन्हीं 2 की डायमेंशंस अगर सेम हो जाए तो आप कभी भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, आप कभी भी रिलेशन एस्टैब्लिश उसमें नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? इस वाले स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट बात है आपको, या तो 3 हो या तो 3 से कम हो, तभी डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हो। 3 से ज्यादा पे सेम हो तब क्यों नहीं होता? सेम होगा तो फिर आप जो है जब भी कभी भी सेम आप निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आप उसमें जो मेथड अपनाते हो वो उसको रिड्यूस करके सिर्फ 2 पे बता देगा। क्या मतलब होगा कि मैंने बोल दिया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू आर इनटू एम टू द पावर ए टू द पावर बी टू द पावर सी। इसकी भी डायमेंशन L टू द पावर है, इसकी भी डायमेंशन L टू द पावर बी और इसकी डायमेंशन सी। तो ये क्या बन जाएगा, L टू द पावर a प्लस बी और ये m टू द पावर c। तो यहाँ पे भी एक चीज आएगी और यहाँ ये L एक ही चीज बन गई और ये m बन के वापस से 2 बन जाएगी, और एक्चुअल में होना था कितने पे बेटा, 3 होना था। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? 2 डायमेंशन सेम होने की वजह से जब उसके डायमेंशंस मिलाओगे ना तो वो 2 क्वांटिटी बताने लगेगा, 2 फैक्टर बताने लगेगा, जबकि उसको बनाना था कितने में, 3 में बनाना था। इस वजह से वो कभी भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। वो 3 रहेगा, 3 जब भी रहेगा 3 तो 3 में से क्या कर देगा, वो 2 में बना देगा, जबकि एक्चुअल में हमारी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही थी, 3 चीजों पे डिपेंड। इस वजह से कभी भी आप उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। और किसी कुछ पूछना है? चलो अब उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मैं समझाता हूँ आसान लफ्जों में, आसान बात में आपको समझना ये कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स या वो नंबर्स होते हैं, वो डिजिट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? अच्छा, ये कहाँ पे यूज होते हैं? देखो ये चीजें यूज होती है मेजरमेंट, ये चीजें यूज होती है कहाँ पर, मेजरमेंट में यूज होती है। कहाँ पे मेजरमेंट भाई? जब भी आप मेजरमेंट करोगे किसी चीज को वहां पे ये यूज होती है। मेजरमेंट किस चीज का भाई? कोई मशीन का पार्ट हो गया, है ना, कोई मशीन का लेंथ हो गई, या कोई सैंपल का पार्ट कोई लेंथ हो गया, वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये चीजें होती कहाँ पर? इंडस्ट्रीज में, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं।
तो वहां के एग्जाम्पल से आप समझोगे कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, मान लो कोई मशीन है, उसमें कोई ये इस तरीके का पार्ट लग रहा है, उसकी हमने लेंथ लिख दी बाई 23.00 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोई नया पर्सन जाएगा, वो कहेगा कि यार इसने मशीन की इस पार्ट की जो लंबाई लिखी है 23.00 सेंटीमीटर लिखी है, वो बड़ा बेवकूफ आदमी है, पीछे का 0 लगाने की क्या जरूरत है। बिना वजह उसने पेन खर्च किया, बिना वजह उसने एनर्जी खर्च की, बिना वजह उसने अपना टाइम खर्च किया, क्या जरूरत थी, डायरेक्ट 23 लिखता। लेकिन जिसने फिजिक्स पढ़ा होगा, जिसने थोड़ा सा साइंस पढ़ा होगा, जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी इस फील्ड से रिलेटेड, वो कहेगा कि भाई ये जो 2 लास्ट के डिजिट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लंबाई है पार्ट की, ये जो लेंथ है पार्ट की, वो जब मशीन में जाएगी ना, तो उस पार्ट की जगह हम 23.01 सेंटीमीटर का भी पार्ट लगा सकते हैं, उस पार्ट की जगह हम 23.10 सेंटीमीटर का भी लगा सकते हैं, उस पार्ट की जगह 23.22 सेंटीमीटर का भी पार्ट लगा सकते हैं। यानी कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो मशीन में जाएगा कंपोनेंट, उसकी जगह ये वाली लेंथ भी लग सकती है, ये वाली लेंथ भी लग सकती है, ये वाली लेंथ भी ले सकती है। तो एक आम आदमी जो ये पढ़ेगा कि एक आम नॉर्मल, और चलो थोड़ा सा कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ लेंगे, है ना, वो कहेंगे कि अरे ये क्या है यार, ये 23.00 लिखा है इन्होंने, बिला वजह 2 एक्स्ट्रा लिखा है। कॉमर्स के स्टूडेंट कभी समझ में नहीं आएगा ये क्यों लिखा है। लेकिन साइंस का स्टूडेंट समझ जाएगा, कहेगा भैया देखो ये जो मशीन की लंबाई है ना, इसके लास्ट के 2 डिजिट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है वो 23.01 भी वहां लगे, हो सकता है 23.10 भी लगे, हो सकता है 23.22 भी लगे। और जिसने भी ये डायमेंशन लिखा है वो बहुत स्मार्टली लिखा है, ताकि दूसरा जो पर्सन है जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो समझ जाए कि ये जो लास्ट डिजिट है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी जगह ये भी लग सकता है, उसकी जगह ये भी लग सकता है, वो भी लग सकता है, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करे। अगर वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो आगे कहीं और गलत डायमेंशन चली गई, गलत कैलकुलेशन आ गई, तो पूरी मशीन पूरा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फैक्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसकी जगह 22.99 भी रख सकते हैं, उसकी जगह 22.99 भी रख सकते हैं। 22.9, अब ये तो मशीन पे डिपेंड करता है ना, मैंने एक एग्जांपल लिया, हाँ 22.99 भी हो सकता हो जाए, जरूरी नहीं बढ़े, हो सकता हो उस कंपोनेंट की जगह, इतने लंबे कंपोनेंट की जगह 22.99 छोटा कंपोनेंट भी लग जाए, तब भी काम बच जाए, है ना, वो मशीन पे डिपेंड करता है। लेकिन बात आपकी सही है कि हो सकता है उस मशीन की रिक्वायरमेंट 22.99 की, तो वो भी लग जाए। तो यहाँ से आपको हाँ पॉइंट से भी फर्क आता है क्या बेटा। अब उसके कौन से डिजिट्स जो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, इसकी हमको समझने की जरूरत है। अब हमको क्या समझने की जरूरत है, हमको ये समझने की जरूरत है कि हमको ये समझने की जरूरत है, माइक ऑफ कर लो, हमको ये समझने की जरूरत है कि कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, उसके लिए रूल्स होते हैं। अब हमें रूल समझने, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट हो गए, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट डिजिट हैं, इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमेशा इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं। उसके बाद अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि अगर मैं 4009 लिख रहा हूं तो यहाँ पे कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट हैं, कितने फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 4 होगा। तो जब कभी भी हाँ वेरी गुड, हाँ बेटा ठीक, कभी भी जब आएंगे जीरोस नॉन जीरो नंबर के बीच में आएंगे, तब आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तीसरा रूल आपका, लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर लीडिंग जीरो, जैसे मैं लिख दूं 0099, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 शुरू के जीरोस कहां पे। उसके बाद जो ट्रेलिंग जीरोस है, जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस काम के 4300 सेंटीमीटर। टर्न ऑफ योर माइक।
ठीक है, चलो अब ये जो लीडिंग ट्रेलिंग जीरोस है वो आपके क्या होते हैं, काम के होते हैं। इसमें भी लेकिन 3 इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी समझाऊंगा। ट्रेलिंग जीरोस का बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला रहता है अभी, लेकिन समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इन एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो, जैसे कि 4.30 into 10 to the power 3 लिखा है ना, तो इसमें आपको समझ में आ जाने चाहिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके। इसमें आपके ये वाले नंबर बताएंगे कि 3, इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी एक्सपोनेंशियल पावर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहां पर हम बात कर लेते पहले कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया है ना, मान लीजिए लिखा है 4300, सिर्फ ऐसे लिख दिया है, ठीक है, दैट इज अ मैथमेटिकल नंबर, ठीक है। तब आप क्या कहोगे 4300 में कि भैया यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके, 2। उसके बाद यहां पर आपको लिखा गया है 3 चीजें हैं, इसमें समझा रहा हूं, 3 चीजें इसमें समझा रहा हूं। पहली चीज है कि 4300 सेंटीमीटर लिख दिया गया, कोई क्वांटिटी दे दी गई है, कोई एक आपको नंबर दे दिया गया, कोई आपको क्वांटिटी दे दी गई, यानी कि सेंटीमीटर लिखा हो, मीटर लिखा हो, कोई यूनिट आ जाए, ठीक है, कोई मेजरमेंट दे दिया हो गया, तब आपके जो पीछे के जीरोस है वो काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो। सिर्फ और सिर्फ 4300 लिखा है, मैथमेटिकल नंबर लिखा है, तो पीछे के जीरोस काउंट नहीं। उसके बाद एक चीज आ गई ऐसे 4300 टॉफीज आ गया, या 4300 कॉपीज, या 4300 पेंसिल्स आ गया। दिस इज नोन एज एग्जैक्ट नंबर, दिस इज नोन एज एग्जैक्ट नंबर। और एग्जैक्ट नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं दैट इज इंफिनिटी। एग्जैक्ट नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं दैट इज इंफिनिटी। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब किसी को डाउट ठीक है, सर दोबारा रिपीट करना। सर एक क्विक रिवीजन दे दो। क्या दोबारा रिपीट करो सर। थोड़ा देखो 4300 सेंटीमीटर लिख दिया, आपको अगर कभी लिख दिया कोई मेजरमेंट दे दिया तो पीछे के जीरोस काउंट करोगे, आप लिख दोगे कि 4300 सेंटीमीटर मेजरमेंट दिया गया है, तो या कोई भी ऐसी मेजरमेंट हो गई, कोई वैल्यू दे दी गई किसी डायमेंशंस के साथ है, किसी यूनिट के साथ, तो पीछे के जीरोस काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट कोई मैथमेटिकल नंबर दे दिया, 4300 बोल दिया आपने, इसमें कुछ ना आगे बोले ना पीछे बोले, तो मैथमेटिकल नंबर में आप क्या करोगे, पीछे के आप काउंट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको कोई एग्जैक्ट नंबर दे दिया 4300 टॉफी, 4300 रुपीज, 4300 टॉफी, 4300 कॉपी, 4300 पेन, 4300 बॉटल्स, बैग्स, कुछ भी ऐसे बोल दिया गया है उसके साथ साथ, जिससे वो बन जाता है एग्जैक्ट नंबर। और एग्जैक्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इंफिनिटी होते हैं। इन्फिनिटी क्यों होते हैं? अब ये रूल्स है, इंफिनिटी क्यों होते क्यों नहीं होते हैं मैं बता देता हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, लेकिन चलो देख लो 4300 पॉइंट, इसके पीछे आप कितने भी पॉइंट्स लगा के जीरो ऐड कर सकते हो एग्जैक्ट नंबर में। एग्जैक्ट नंबर में आप कितने भी पॉइंट्स लगा करके जीरो ऐड कर सकते हो, इस वजह से वो इंफिनिटी हो जाते हैं। ठीक, पर टॉफियां तो 4300 रहेंगी ना, वो फिर बचेंगी। टॉफियां तो उतनी रहेंगी ना, मतलब नंबर तो क्या, सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या रहेंगी, टॉफियां उतनी ही रहेंगी, टॉफियां उतनी ही रहेंगी, लेकिन वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे उसके वो इंफिनिटी हो जाएंगे। पॉइंट लगा के आप उसके कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हो, उसका इंपॉर्टेंट आप बढ़ा सकते हो, इंपॉर्टेंस आप कभी भी कितना भी चाहो बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन हर जगह नहीं कर सकते। मैथमेटिकल नंबर दे दिया तो पीछे के जीरो काउंट नहीं होंगे, कोई मेजरमेंट दे दिया, कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दिया, उसके पीछे के जीरो काउंट होंगे। आगे वाले भी नहीं करते सर? हैं? आगे वाले भी नहीं करते काउंट? आगे वाले क्या? जीरोस आगे वाले काउंट नहीं होते कभी भी, कहीं भी। अगर मैं आगे लगा दूं उसके जीरोस कभी भी काउंट नहीं होंगे, कहीं भी काउंट नहीं होंगे, ठीक है। उसमें एक पॉइंट है, मुझे लग रहा है छूट गया क्या, वो डेसिमल के बाद वाला एक पॉइंट। डेसिमल बाद वाला कहीं छूट गया, चलो डेसिमल के बाद वाला बता देता हूं मैं खुद से, है ना। क्या है कि अगर डेसिमल के बाद आ रहा है ट्रेलिंग जीरो तो वो काउंट होगा। फॉर एग्जांपल 430.0 होगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे,
4 होंगे, ठीक है। तो आफ्टर डेसिमल जीरो इज काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अरे यार तुम लोग ना मेरे पूरी क्लास इसी में तुम लोग डिस्टर्ब करवा दोगे, बार बार सबको यही करता रहूं। सर एक डाउट है, 1 मिनट रुको। हाँ पूछो। सर अगर इनिशियल जीरो होगा तो गिने जाएंगे सिग्निफिकेंट? क्या हुआ? सर इनिशियल जीरो अगर आगे लगेंगे तो उसको गिना जाएगा सिग्निफिकेंट? इनिशियल जीरो आगे लगेंगे तो क्या? सर हो तो सर उसको गिनेंगे सिग्निफिकेंट? मेरा नेटवर्क खराब है कि आपकी आवाज सही नहीं आ रही है? नहीं, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस नहीं होंगे बेटा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। इनिशियल जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे। ये जीरो काउंट होगा, ये जीरो काउंट होगा, ये जीरो काउंट होगा, ये जीरो काउंट होगा। ओके सर। हाँ, इनिशियल जीरोस काउंट कभी भी नहीं होंगे। वही तो लिखा है मैंने पीछे, यहाँ पे आपको यही तो बताया था ये वाला कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आपके 2 हो जाएंगे, शुरू के जीरोस काउंट नहीं होगा। आगे चलते हैं भाई। ये ट्रिलियन जीरोस के 3 रूल से बता दिया। एक हो गया एग्जैक्ट नंबर, एक हो गया मैथमेटिकल नंबर, और एक हो गया कोई आपको मेजरमेंट दे दी गई है, कोई आपको वैल्यू काउंट करके दे दी गई है वो। हाँ सर अगर किसी नंबर के बाद में डेसिमल लगा के जितने ज्यादा जीरोस लगाए तो क्या हर जगह नहीं होगा। कौन सा नंबर है आप ये बताओ? क्या वो कोई मेजरमेंट है, क्या वो कोई मैथमेटिकल नंबर है, वो एग्जैक्ट नंबर? मैथमेटिकल नंबर से। मैथमेटिकल नंबर में आप पीछे के जीरो तो वैसे भी काउंट नहीं करते, ठीक है। उसमें आप डेसिमल लगा करके बढ़ा नहीं सकते मैथमेटिकल नंबर में, और उसमें आप बढ़ाओगे भी तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा मैथमेटिकल नंबर। तो फिर मेजरमेंट में होगा, मेजरमेंट में होंगे। 430 सिर्फ इतना बोल दूं और आपको सर मैं इसके पीछे बहुत सारे जीरोस लगाऊंगा तो भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने ही होंगे? 2 ही होंगे। अगर मैं बोल दूं 430 टॉफी, तब मैं इसके पीछे 430.00 टॉफी लगा करके जितना भी चाहूं बढ़ा लूं घटा लूं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इन्फिनिटी होगा। अगर मैं बोल दूं 430 सेंटीमीटर बोल दूं, 430 सेंटीमीटर बोल दूं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सर कोई मैथमेटिकल नंबर है 430.00 तो हाँ। उसके सिग्निफिकेंट सिर्फ 2 ही होंगे? 430.00 तुम लोग बताओ कितना होगा इसमें? सर 5 नहीं, सिर्फ 2 होंगे सर 3 पीछे के जीरोस काउंट ही नहीं होंगे, पीछे के जीरोस काउंट ही नहीं होंगे। 3 सिर्फ होंगे। मैथमेटिकल नंबर होंगे। यूनिट नहीं है। सर 3 होंगे। क्या? होंगे ये नंबर ये कोई फिजिकल मेजरमेंट है, ये कोई फिजिकल मेजरमेंट है कि एग्जैक्ट नंबर है कि मैथमेटिकल? पीछे कोई यूनिट्स नहीं है। हाँ, ये मैथमेटिकल नंबर है बेटा, ये मैथमेटिकल नंबर है, इसमें पीछे के जीरो काउंट ही नहीं करोगे आप। ओके। डेसिमल आए नहीं आए कोई बात नहीं, पीछे के जीरो नहीं काउंट। ओके सर। ठीक है, तो नंबर पहले कौन सा है? मैथमेटिकल नंबर। ये सेंटीमीटर या टॉफी हो या फिर कोई मैथमेटिकल नंबर है? क्या बेटा? सर पेपर में जैसे कोई इसका क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें गिवन रहेगा ये टॉफी है, मैथमेटिकल नंबर है या फिर कोई यूनिट? जानना होगा ना बेटा, तुम लोग तो ऐसे स्पून फीडिंग चाह रहे हो कि हमको सब बता दे, ऐसे थोड़ा ना होता है। तुमको पहचानना होगा ना, तुम्हारे तो काम ही है ये पढ़ना, पढ़ के अप्लाई करना। तुम क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कभी हो सकता है लिखा रहे टॉफी, तो तुम पहचानोगे कि एग्जैक्ट नंबर है कि ये मैथमेटिकल नंबर है कि ये आपका कोई फिजिकल मेजरमेंट है। स्पून फीडिंग थोड़ा ना होगी, आपको पहचानना होगा। ये 3 चीजें हैं, कोई भी नंबर ले लो, मुझसे पूछ लो ये क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे 45,000 करोड़ रुपए, अब ये रुपए जो आ गया पीछे ना, वो आपका क्या हो गया? ये कोई काउंटिंग करके किसी ने बताया तो एग्जैक्ट नंबर में आ गया। जब एग्जैक्ट नंबर में आ गया तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। 9,000 बोल दिया किसी ने, सिर्फ 9,000 होगा क्या? जैसे अभी आपने क्वेश्चन बोला रुपए वाला इतने करोड़ रुपए थे, तो लास्ट में जो यूनिट थे रुपए वाला, ऐसे कुछ ना कुछ तो हो गए पेपर में। रुपए इज नॉट कोई फिजिकल यूनिट नहीं ना है, रुपए तो काउंटिंग करके बताते हैं ना। जैसे टॉफी बोला 10 टॉफी 10 रुपए। हाँ, रुपए वाला तो एग्जैक्ट नंबर हो गया, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा था। हाँ तो मैं भी एग्जैक्ट नंबर ही बोल रहा हूँ बेटा। अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो ये क्या होगा? एग्जैक्ट नंबर होगा। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे, रुपए हो गए। मैं 10,000 बोल दूं
तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 हो जाएगा। 10,000 सेंटीमीटर बोल दूं तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। बस ये है। ठीक, यस सर। ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब जाना आज क्वेश्चन लगाना इसको। ठीक है, फंसोगे जरूर मुझे पता है, लेकिन मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। और आप लोगों के साथ होता यही है कि चीजें सब पता है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं पाते। ठीक है सर, हाँ, सर अगर पॉइंट के पहले 0 फिर बाद में नंबर हो तो? जैसे 430.09 ऐसे। यस सर। हाँ, तो ये तो और रूल लग गया ना कि जब कभी भी 2 नॉन जीरोस के बीच में 0 आती है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होती है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ओके सर। हाँ, वो तो वहां सर वाला रूल जैसे है। ऊपर वाला नंबर है 430.00, हाँ, मैथमेटिकल समझे चल रहा है इसको, इसके जो पॉइंट के लेफ्ट साइड है ये गिनेंगे हम सिग्निफिकेंट? नहीं, ये 0 भी नहीं गिना जाएगा, ये भी नहीं गिना जाएगा, ये भी नहीं गिना जाएगा। ओके सर। ठीक, पहले सोच लो कौन सा नंबर है, मैथमेटिकल है, एग्जैक्ट है, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। उसके बाद अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है ना, कोई भी फिजिकल मेजरमेंट दिया गया है, उसमें एक चीज ये होती है कि भाई किसी ने मुझे आकर के बताया कि सर 44 किलोग्राम पोटैटो है, यानी किसी ने एक स्टूडेंट ए ने आके बताया बी को कि 4 किलोग्राम पोटैटो है, तो बी ने सी को बताया 4000 ग्राम पोटैटो है। ठीक है, सी ने डी को बताया 40 लाख मिलीग्राम पोटैटो है। तो यहाँ पे हमको बड़ी कंफ्यूजन हो गई। बी समझेगा कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, सी समझेगा कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, 1 2 3 4। बी समझेगा कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्निफिकेंट फिगर ना घट सकता है भाई, ना बढ़ सकता है। ये क्या हो रहा है, 1% 2% घट रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर ये काम की चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट ये मतलब ये रूल्स गलत हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है या मिसलीडिंग हो सकता है जब भी हम यूनिट्स को चेंज करके बताएंगे। एक पर्सन ने बताया 4 किलोग्राम, फिर वो 4000 गया, फिर वो कितना पहुंच गया, फिर वो पहुंच गया पता नहीं कितना 40 लाख पहुंच गया। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होता है। तो होता क्या है कि जो भी आपको मेजरमेंट बताई जाए उसको आपको लिखना होगा किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बताया या किसी ने एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को बताया कि भाई ऐसा है कि 1500 मिलीमीटर का ये कंपोनेंट ऑफ द मशीन है, ये आप बताया किसी ने। तो उस पर्सन ने क्या किया, जिसने सुना उसने क्या किया, इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश कर दी। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लाते हैं और फिर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया है, पीछे के 2 जीरोस छोड़े नहीं है, काटे नहीं है, क्योंकि जब उसको बताया गया, उसको जब बताया गया 1500 मिलीमीटर, तो उसके हिसाब से उसके दिमाग में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, करेक्ट। तो उसने वो पीछे के 2 जीरोस ड्रॉप नहीं किए, उसको वहीं रखा। अब ये बन गया। अब जब बी पर्सन ने सी पर्सन को बताया तो उसने क्या कर दिया, मिलीमीटर से माइक्रोमीटर कर दिया। 1.500 इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर। यहां पे भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। हाँ क्या बोला बेटा? जी बेटा क्या बोल रहे हैं? तो यहां पे भी आप देखोगे कि 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 4 क्यों भाई? एक्सपोनेंट्स को हम देखते नहीं है और शुरू में जो नंबर लिखा है उसको हम काउंट करें 1 2 3 4। अब इस नंबर को आगे बढ़ाया गया, किसी ने किलोमीटर में चेंज करके बोला तो 1.500 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। यहां पे भी अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यूनिट्स कितनी भी चेंज करते रहो, किसी के कानों में कुछ भी बात रूमर्स फैलाते रहो, सिग्निफिकेंट फिगर अब उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तुम। तुमने उसको किस में कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। इसमें सर्च स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या? हो रही है। सर्च करेंगे।
हो रही सर, है सर, हो रही है सर हो रही है। अरे हो रही है। हाँ 0.009 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे भैया? एक ही 0.009 में आपका कितने सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ ठीक, देखो आर्यन शर्मा जवाब दिया, ठीक। चलो स्क्रीन हो गई, ठीक है। चलो अब समझ में आया साइंटिफिक नोटेशन सभी को? यस सर। यस सर। किसी ने मान लो शिवम को आकर के 1.5 मीटर किसी ने बोला, नहीं ये नहीं लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। शिवम को आकर के किसी ने बोला कि शिवम इस कंपोनेंट की जो लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर है। शिवम ने स्मार्टली काम किया, उसने सोचा कि उसने मुझे 150 सेंटीमीटर बताया है। अब क्योंकि रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट ये कहता है कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट दी जाए तो पीछे का 0 काउंट होगा, उस हिसाब से यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूँ 1.500 इसको लिखना चाहिए था 1.50 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर लिख दिया शिवम ने। अब शिवम ने दूसरे आदमी को बताया, लेकिन मान लो शिवम ने बताया पर्व को, तो शिवम ने इसको मिलीमीटर में कर दिया। और जब वो मिलीमीटर में किया, एक मिनट, ये ऐसे पॉजिटिव होगा, मिलीमीटर में किया तो 1.50 तो एज इट इज रहेगा, बस ये एक्सपोनेंट चेंज हो गया, 10⁻³ मिलीमीटर हो गया। फिर पर्व ने किसको बताया भाई? पर्व ने बता दिया मान लो आदित्य को, तो आदित्य को बताया उसने, किसने बताया? किलोमीटर में बताया। तो जब उसने किलोमीटर में बताया तो 1.50 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो ये एक्सपोनेंट है वो चेंज होगा 10⁻³ के। तो अब कितना भी आगे तुम बढ़ाते रहो, घटाते रहो, यूनिट चेंज करते रहो, शुरू में जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर था वो एज इट इज लास्ट तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, ना चेंज होगा, ना घटेगा, ना बढ़ेगा, ना आगे जाएगा। इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में उसको रिप्रेजेंट करते। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो कौन मुझे बता सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन कौन से कैलकुलेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन कौन से कैलकुलेशंस के रूल लगते हैं? क्या भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेशंस के रूल कौन कौन बता सकता है मुझे? 0 आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मेरा सवाल ये है कि अगर मैं दो नंबर्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट वाले में कितना होना चाहिए, रिजल्ट में कितना आना चाहिए? सर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, जितना कम होगा। सर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यस सर। लीस्ट, करेक्ट, सही बोला, लीस्ट बोला ना? यस सर। हाँ जी सर। सर दोबारा रिपीट करना, आपकी आवाज नहीं आई थी। मैं बेटा पूछ रहा हूं कि अगर मैं 2 नंबर्स को जोड़ रहा हूं तो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? लीस्ट होती है सबसे लीस्ट होना चाहिए, सबसे कम लीस्ट होना चाहिए। चलो मैं दे रहा हूं नंबर 1000.3 2.4। इसमें पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जल्दी। 4 है। 5 सर। 5 अबे दूसरे वाले में 5 कहाँ है? हाँ 2 चलो दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 1002.7। 7 और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं? 1002.5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं? सर हिसाब से तो होना चाहिए ना सर लास्ट वाले तो 7 होना चाहिए ना, 1002.7। हाँ रे ठीक सर है, 5 ठीक है। 7 होना चाहिए। यस ये बताओ सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग के हिसाब से कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए थे। 2 होने चाहिए। यस सर 2। तो फिर ये कैलकुलेशन ने गलत किया क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तब फिर आप ही लोगों ने गलत बोला होगा, राइट? हाँ, तो आपको जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना ही नहीं है, आपको देखना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको देखना है लीस्ट डेसिमल होना चाहिए, लीस्ट डेसिमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीस्ट डेसिमल। फॉर एग्जांपल मैं 5.32 और 2.7984 इसमें ऐड कर रहा हूँ। सर स्क्रीन नहीं शो ही।
स्क्रीनशॉट नहीं हो रही क्या सभी लोग को? हो रही है हो रही है बेटा दोबारा से लीव करके ज्वाइन करना, ठीक है? जिसका नहीं हो, देखो ये जो बहुत से नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तरीका धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आवाज नहीं आ रही है तो एक बार बोलो कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद अगर सब लोग को हो रहा है तो आपको क्या करना है, लीव करके फौरन दोबारा से ज्वाइन करना है। स्क्रीन नहीं हो रहा है तो फिर एक बार बोलो कि सर नहीं हो रहा है। अगर सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर हो रहा है तो इसका मतलब आपको फौरन लीव करके दोबारा से ज्वाइन करना है। तो ये काम जितना जल्दी करोगे तो हमारा टाइम उतना अच्छा बचेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप आ जाओ कि पहले वाले में कितने डेसिमल्स कितने हैं? 50 डेसिमल पूछा मैंने? 2 इसमें डेसिमल कितने हैं? 4 ऐड करते हैं 5 8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 8 ये फाइनल आंसर, ये 48.1185 ये फाइनल आंसर हुआ कि नहीं हुआ? नो सर नो सर फाइनल आंसर लास्ट आपको क्या हो दो जाएगा? डेसिमल वाले नहीं काउंट होंगे। 48 क्या हुआ? सर लास्ट के 2 डेसिमल्स नहीं होंगे। 48.11 48.11 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है ना कि हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? 1185 को राउंड ऑफ करेंगे, है ना? इन तीनों नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का क्या तरीका होता है वो मैं बताऊंगा कि नहीं आपको पूरा बैठ के। राउंड ऑफ करने का तरीका आप बचपन से वैसे पढ़ते भी आए हो, और राउंड ऑफ करने का तरीका ये स्पोर्ट्स में यहाँ से लिखा है। देखो ये राउंडिंग ऑफ का ये तरीका, ये 2 ऐसे 3 4 कुछ रूल्स लिखी, कोई बहुत मुश्किल रूल्स नहीं, तुम पढ़ोगे तो तुम खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये आसान रूल्स है। तो उस हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे आप लोग। 48.12 है। हाँ ठीक है, हाँ बेटा, सर हाँ बोलो बेटा। सर 1185 से सर 48.12 होना चाहिए ना? हाँ हाँ बेटा 48.12 होना चाहिए, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपको करना है, मैं उसको बताऊंगा नहीं। और वो करने के तरीके को क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। और राउंडिंग ऑफ का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आप राउंड ऑफ करके इसको लिखोगे तो एक्चुअल में इसको क्या होना चाहिए था? 1 2 होना चाहिए। मैंने किया नहीं है, ये आपके करने के लिए होमवर्क दिया है। मैं हर बार राउंड ऑफ करके नहीं बताऊंगा। राउंड ऑफ करने का तरीका आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, इसमें ये फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल है ना, ऐसे जो भी है, 4th रूल, 5th रूल, ऐसे 6th रूल, जो भी है, जितने भी हैं, पता नहीं ज्यादा गिन रहा हूँ कम गिन रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है? सर इसे और राउंड ऑफ करेंगे तो ये 48 कुछ हो जाएगा। ओनली 48 दिया, पूरा उसे करना चाहे तो 48 ऐसा कुछ नहीं। 48 क्यों करोगे? यहाँ पे कितने डेसिमल्स हैं? सर 4। अबे पहले वाले में कितने डेसिमल्स हैं? नहीं सर 2 सर, पहले वाले में 2 दूसरे वाले में कितने डेसिमल्स हैं? सर 4। और सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन का रूल ये कहता है कि जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें कितने डेसिमल होने चाहिए? लीस्ट सर, वो डेसिमल तो होना ही होना है। तुम 49 नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? होना चाहिए। तुम्हारे पास 4 डेसिमल है तो लास्ट के 3 को राउंड ऑफ करके जो भी बनेगा लिख दो। राउंड ऑफ का तरीका क्या है पीछे आपको दिया हो, राउंड ऑफ का तरीका। बात समझ में क्या? ठीक है, चलो ये हो गया किसका? एडिशन का तरीका और सब्ट्रैक्शन का तरीका। मल्टीप्लिकेशन का तरीका अलग है। मल्टीप्लिकेशन के तरीके में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, जो आप लोग पीछे बोलना चाह रहे हैं। एडिशन वाले में लीस्ट क्या लेते हैं? डेसिमल। जो राउंडिंग ऑफ का तरीका भी होगा वो अपने हिसाब से राउंड ऑफ कर लेना तुम, ठीक है? वो मैं राउंड ऑफ नहीं सिखाऊंगा। मान लो 4.3 को 2.981 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, डेसिमल नहीं देखेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 2 और दूसरे वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 फाइनल रिजल्ट में कितने आने चाहिए? 2 जैसे भी हो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए भैया? लीस्ट होने चाहिए। लीस्ट सबसे कम वाले। अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो आप सबसे कम। आई बात समझ में क्या? यस सर। एक सेकंड। हाँ बेटा। सर तो हम इक्वल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो कैसे करना है? भी फिर फाइनल रिजल्ट में भी इक्वल रखना। 2 2 हो तो लास्ट में भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। 3 3 हो तो लास्ट में भी 3 हो जाएगा।
ठीक है, हु आस्क्ड मी दिस, किसने पूछा? सर रोहित। ओके, चलो अब उसके बाद ये है क्वेश्चन एक कर ही लेते हैं। मास जो है बॉक्स का 2.3 किलोग्राम है, उसके अंदर दो मार्बल हैं 2.15 के और 12.39 के। तो फाइनल बॉक्स और मार्बल का मास मिला करके टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें बताओ, इसमें क्या देखना है हमको? सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि डेसिमल देखना है? बताओ इसमें कितने हैं? एक इसमें कितने डेसिमल है? 2 इसमें कितने डेसिमल है? 2 फाइनल रिजल्ट में कितने डेसिमल होने चाहिए? 1 बात समझ में आई लोगों को कि नहीं समझ में आई? यस सर। यस सर। कोई डाउट है अभी कि कोई क्लियर है सारी चीजें, सब मामला? ठीक 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 ठीक। चलो भाई, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि जैसे आपको मैंने मुझे क्या खरीदना है भाई? पर्स खरीदना है, ठीक है। तो तुम में से किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर कौन सी वाली पर्स खरीदना है? अमीर आदमी है गरीब आदमी आप? मैंने पूछा क्या मतलब? तो कह रहे सर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 वाली भी पर्स आती है। एक ने कहा कि सर 500, 1000, 500, 700, 800, 900, 1000 वाली पर्स आती है। एक ने कहा सर 1500, 2000 वाली भी आती है। एक ने कहा सर गुची, एलवी की बड़ी महंगी महंगी पर्स आती है ना 50,000, 60,000, 80,000 वाली, कौन सी वाली लोगे सर? मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से बताओ, मैं हूँ फिजिक्स का टीचर। तो उसने कहा कि सर देखो मैं बता रहा हूँ, पहले वाले जो चॉइस है उसमें 2 डिजिट्स हैं 10, 20, 30, 40। दूसरी वाली जो चॉइस है उसमें 3 डिजिट्स हैं 500, 700, 800। तीसरी वाली चॉइस है उसमें 4 डिजिट्स हैं 1500, 2000, 3000, 4000, 5000। और चौथी वाली चॉइस है उसमें सर कितने डिजिट्स हो जा रहे हैं? 5 डिजिट्स हो जा रहे हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। आप कौन से वाले लोगे वॉलेट? आप अपना वॉलेट लोगे ना, पर्स वॉलेट, तो कौन सा वाले लोगे? तो यहाँ से मुझे समझ में आया एक बात कि जो भी चीजें यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मुझे बताई है ना, वो उसने समझाने के लिहाज से कि जो भी रेंज आएगा किस ऑर्डर का रहेगा, किस रेंज का रहेगा, किस लेवल का रहेगा, उस लिहाज से उसने मुझे समझाया कि एक में 2 डिजिट आ रहे हैं यानी 10, 20, 30, 40। एक में 3 डिजिट आ रहे हैं यानी 100, 200, 400, 800, 10, 900, 700, 600 के में आ रहे हैं। एक में 3, 4 डिजिट आ रहे हैं 1000, 1500, 2000, 4000, 8000। सर दोबारा रिपीट करना बेटा। इसको ना आप इसको फिर से सुन लो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि चीजें बताई जाती है ना कि उसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने पावर्स हैं, उस फॉर्म में बताया जाता है। हाँ, जैसे उसको भी किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वॉलेट लेना है सर, तो आप कौन सा चॉइस लोगे? वॉलेट 10, 20, 30, 40 वाला लोगे? क्योंकि उसको भी एग्जैक्ट रेट थोड़ा ना पता था कि वॉलेट कितने का मिलता है। उसने बस मुझे एक अंदाजा दिया कि 20, 30, 40, 50 वाला भी वॉलेट मिलता है, या 500, 700, 800 वाला भी वॉलेट मिलता है, 1000, 1500 वाला भी वॉलेट, 2000, 5000 वाला भी वॉलेट मिलता है, और सर 50,000, 60,000, 70,000 वाला भी वॉलेट मिलता है। ठीक है, तो इससे उसने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि जो आप चॉइस लोगे उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना 10 के कितने पावर्स आएंगे, उस हिसाब से कितना खर्चा होगा, कौन कितना महंगा होगा, कौन कितना सस्ता होगा। जिसमें 2 डिजिट आ रहा है, 10 का 1 पावर आ रहा है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे सस्ता पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर उसके बाद क्या होगा फिर मैंने बोला 500, 700, 800 वाले भी हैं, तो उसमें 3 डिजिट आ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, 10 के 2 पावर वाले वैल्यूज आ रही है, 10 के 2 पावर वाले यानी 2, 500, 700, 800 वाला, तो और थोड़ा महंगा हो गया। तीसरा आ गया 1000, 1500, 2000, 4000 वाले आ गए, तो उसमें क्या हो गया, उसमें मामला ये हो गया कि आप 10 के 3 पावर आ गए उसमें, है ना, वो थोड़ा और महंगा वाला हो गया। उसी तरीके से 40,000, 50,000 वाला। तो उस स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता नहीं था, उसने भी मुझे बस एक अंदाजन कोई चीज मुझे बताई, गेस करके उसने बताया। तो वो जो उसने मुझे बताया 10 के पावर में, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और इसका जनरल लाइफ में भी काफी यूज होता है और इसका साइंटिफिक वे में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम सिर्फ एक
10 का पावर बता के, ऑर्डर बता करके उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है या उसकी वैल्यू कितनी छोटी है। स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो रही हो रही क्या? हेलो सर विजिबल है? नहीं हो। सर सब विजिबल विजिबल है विजिबल है है। सर। जिसको नहीं हो रहा है ना वो दोबारा से आप क्या करना हो, ज्वाइन कर लो लीव करके, ठीक है सर इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, वो इसको तो दोबारा से नहीं हो जाए। बेटा दोबारा से लीव करके ज्वाइन कर लीजिए, है ना। चलो अब उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो जैसे कि बोला कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इसका ऑर्डर बताना है ना। या आपको बोल दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.8 × 10⁻31 है, इसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। किस ऑर्डर का आता है, कितने बड़े लेवल का आता है या कितने छोटे लेवल का आता है। ऑर्डर से पता चलता है कोई चीज कितनी बड़ी लेवल की है, कोई चीज कितने छोटे लेवल की है। जैसे कि 10⁻2 का ऑर्डर हो गया तो वो वाला वॉलेट लूंगा जिसमें 500 700 800 वाला रेंज आ रहा है। अगर 10⁻3 वाली की बात करूं तो वो वॉलेट लूंगा जिसमें 1000 1500 2000 4000 5000 8000 9000 तक के आ रहे हैं रेंज। अगर 10⁻4 के ऑर्डर की बात करूंगा तो वो वाला वॉलेट लूंगा मैं जो 40000 50000 10000 20000 ऐसे आ रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। तो ऑर्डर से कोई चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है वो समझ में आती है, जो जनरल चीजों को बताने के लिए, एक समझ देने के लिए, एक सेंस देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए 3 × 10⁸8 है, इसका ऑर्डर बताना है, तो या 9.1 × 10⁻31 इसका ऑर्डर बताना है। तो आपको क्या करना होगा कि 3 × 10⁸8 है ना बेटा, तो इस 3 को इग्नोर करना होगा और बता देना होगा इस 10⁸8 को ध्यान देना होगा। 10⁸8 से पता चलेगा, ये पावर से पता चलेगा कि ये इसका ऑर्डर है कितना, 8th ऑर्डर का है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 9.1 × 10⁻31 kg लिखा है, तो अब यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 9.1 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा होता है ना बेटा तो हम क्या करते हैं, उसको 10 बना देते हैं। 5 से छोटा होता है तब इसको हम क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं, 1 बना देते हैं। जैसे इस 3 को हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया, तो ये इसको 1 बनाने पर 1 × 10⁸8 आ गया। और फिर ये पावर देख के हमने बता दिया कितना हो गया भाई, ऑर्डर 8 हो गया। अब ये 5 से बड़ा है 9.1, जब ये 9.1 5 से बड़ा है तो इसको आपने 10 बना दिया, 10 × 10⁻31 kg, जो कि सॉल्व होके कैलकुलेट होके 10⁻30 kg है। तो इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि सर -30 के ऑर्डर का है, तो मुझे अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना काफी छोटे लेवल की बात हो रही है। या अगर मुझे बोला जाए कि सर स्पीड ऑफ लाइट जो है ना 8th ऑर्डर की है, तब मुझे समझ आ जाएगा ओ भाई लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 8th ऑर्डर की, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? सर ऑर्डर हमेशा पावर में होगी? हाँ, हमेशा पावर में होगा। आपको सबसे पहले कोई भी में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब अभी समझाया था कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, 1.43 × 10⁻21 है। जब ये साइंटिफिक नोटेशन में लाओगे तो अब आगे वाले नंबर को देखोगे 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा। 5 से छोटा है तो उसको 1 लिख दो, 10⁻21, और ये जो पावर हो जाएगा तो उसको बोल दोगे कि 21st ऑर्डर का है, 21 ऑर्डर का है। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो बात कर रहा है किस लेवल की बात कर रहा है, कितने बड़े की बात कर रहा है। बात समझ में आई तुम लोगों को? हाँ जी सर। बलविंदर, यू गॉट इट और नॉट? सर आई हैव क्वेश्चन। हैं सर जैसे आपने कहा कि 5 से बड़ा नंबर हो तो हम उसे अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, है ना? हाँ। तो सर वेदर द नंबर इज 5.001 तो हम तब भी उसे 10 ले लेंगे? हाँ, 5.001 होगा तब भी, 5.001 होगा तब भी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, अगर 5 हो तो? हाँ, अब ये क्वेश्चन का ही मैं वेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ देखो, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 और मोर देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। अगर आपको वाइल राउंडिंग ऑफ, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। फॉर डिटरमाइनिंग दिस पावर द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी हैज टू बी राउंडेड ऑफ। व्हाइल राउंडिंग ऑफ वी इग्नोर द लास्ट डिजिट which is less than 5. If the last digit is 5 or more than 5 then preceding digit is increased. या तो 5 हो या तो 5 से बड़ा हो तो आपको इंक्रीज कर देना है, 5 से छोटा होगा तो उसको 1 बना देना है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसको क्या बना देना है, 10 बना देना है।
5 से छोटे पे क्या बनाना है? 1 1 इग्नोर कर दो। 5 से बड़ा हो या 5 हो तो उसको क्या बना देना है? 10 बना देना है। ठीक है, ओके सर। की बात है, तो बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं। ओके सर। हाँ, अब ये हो गई बात आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट की, कि जब हम वैल्यूज को मेजर करके बताते हैं तो ह्यूमन इंसान गलतियां करता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि तुम्हारे सामने एक पेन रखी हुई है, इस पेन को मेजर करके बताओ स्केल से। उसी सेम पेन को 10 लोग बताएंगे और 10 अलग अलग वैल्यूज बताएंगे। कोई बताएगा सर पेन 5.4 सेंटीमीटर की है, कोई बताएगा 5.3 सेंटीमीटर की, कोई 5.2 बताएगा, कोई 5.5 बताएगा, 5.6 बताएगा। तो जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है उस मेजरमेंट की, जो किसको पता है भाई? पेन बनाने वाले को पता है, उसकी वैल्यू से आप थोड़ा आगे थोड़ा पीछे रहोगे। तो जब भी किसी वैल्यू को ऑब्जर्व करके आप उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वैल्यू या जो कम वैल्यू बताते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू। यानी कि जो पेन थी जिसके बारे में बात कर रहा था, उस पेन का जो पैकेट था उस पे मैंने देख लिया कि उस पेन की लंबाई थी 5.6 सेंटीमीटर। अब एक स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी ने इसको मेजर किया। स्टूडेंट ने बताया कि सर ये 5.8 सेंटीमीटर की है, स्टूडेंट बी ने बताया कि सर 5.4 सेंटीमीटर की है, स्टूडेंट सी ने बताया कि सर 5.3 सेंटीमीटर की। तो जो स्टूडेंट ए ने एरर किया उसको हम बोलेंगे उसका एब्सोल्यूट एरर। कितना एरर किया? उसका एब्सोल्यूट एरर आया कितना? 0.2 का आया। ठीक है, अब आगे है पीछे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। कितना आगे अब कितना पीछे, मतलब वो कितना आगे कितना पीछे ये बताएगा, आगे है कि पीछे ये नहीं बताया। 5.4 5.6 इसने भी 0.2 का गड़बड़ किया। ठीक है, अब तीसरे वाला स्टूडेंट आया, उसका एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया भाई? उसका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा आपका 0.3 का। तो ये आपका क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट एरर, जो कि ट्रू वैल्यू से कितना आप आगे या कितना आप पीछे हो उसको हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या हुआ, एक स्टूडेंट को भाई स्केल लिया और उसकी ट्रू वैल्यू मुझे पता थी, मैंने देख लिया था, उसको नहीं पता थी। एक स्टूडेंट मान लो प्रतिभा है, मान लो शिवा में। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बार रीडिंग ली, 2 बार रीडिंग ली, 3 बार रीडिंग ली। ठीक है, पहली बार रीडिंग लिया, अच्छा क्या थी मेजरमेंट? आज टेस्ट नॉट पॉसिबल बेटा। ओके सर। ठीक है, नंबर 5 आपको बढ़ा देना है। ठीक है, अच्छा ट्रू वैल्यू 5.6 थी। ठीक है, अब 5.6 सेंटीमीटर थी, तो उसने एक बार रीडिंग लिया तो 5.5 सेंटीमीटर आई, दूसरी बार रीडिंग लिया 5.7 सेंटीमीटर आया, तीसरी बार रीडिंग लिया 5.1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जो उसका एरर आया फर्स्ट टाइम में उसका एरर आया कितना आ गया भाई? 0.1 का एरर आ गया। करेक्ट। उसके बाद सेकंड टाइम जो एरर आया 0.1 का ही आया सर। 0.1 का आया, दूसरी टाइम 0.2 का एरर आया। हाँ, कैसे? 1 का आया, सॉरी 0.1 का आया। ठीक है 0.1 का। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है 0.5 सेंटीमीटर का आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों एरर्स का मीन ले लेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन ले लेंगे। कैसे? 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.5/3 कैलकुलेट कर देंगे। यही हमारा क्या कहलाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एरर को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? डेल्टा A1, ये डेल्टा A2 दूसरी बार का एरर है, डेल्टा A3। तो डेल्टा A से रिप्रेजेंट, जरूरी नहीं कि ये डेल्टा X भी हो सकता है, डेल्टा L भी हो सकता है, डेल्टा B भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब इन सबको मीन ले लिया तो डेल्टा A के ऊपर बार आ गया, तो यही क्या कहलाएगा भैया? ये सारे एरर्स का क्या कहलाएगा? सारे एरर्स का मीन कहलाएगा। कोई बड़ी चीज है क्या ये चीज? ये सारे स्टूडेंट भाग क्यों रहे हैं तुम लोग? ये समझ नहीं आ रहा है? सर आ गया समझ। ये सारे स्टूडेंट्स जा क्यों रहे हो? समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है तुम लोगों के साथ? नहीं सर, अच्छे से समझा आ रहा है। थैंक यू सो मच। ये बाकी चले क्यों गए ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सर समझ आ गया। 9 है ना, इसलिए छोड़ दिया होगा क्लास। चलो ठीक है भाई। अच्छा, रिजल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना? हम क्या करेंगे ना कि हम लेते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करते, फाइनल रिजल्ट उस स्टूडेंट ने फाइनल रिजल्ट उसको स्टूडेंट को पता नहीं था, कहा कि मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, तो वो
उसको ये पता था कि कोई भी जब रिप्रेजेंट करते हैं ना मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको लिखते हैं ऐसे, उसकी ट्रू वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और उसका एरर लिखेंगे, ठीक है, उसका एरर लिखेंगे, जो भी एरर होगा उसका एरर लिखेंगे। अब यार उस स्टूडेंट को ट्रू वैल्यू पता नहीं थी, उसने क्या किया, स्मार्ट काम किया स्टूडेंट ने, ये काम किया कि जो भी उसने ये वैल्यूज ली थी ना, इनका मीन ले लिया, तो ये इन तीनों वैल्यूज का जो मीन बनेगा वही वो मान लेगा क्या ट्रू वैल्यू हो गई, क्योंकि उसको पता नहीं थी वो क्या करे, उसके पास यही ऑप्शन था, जो भी मेजरमेंट लिया उसका उसने मीन ले लिया, और उसके बाद जो भी एरर्स थे उन एरर्स का मीन ले लिया। अब जो उन एरर्स का मीन आएगा, मुझे मेरे अंदाजे से मीन आएगा 2.2 समथिंग आएगा, है ना, 0.2 आ जाएगा। तो उसने मेजरमेंट करके मुझे दिखा दिया कि सर कॉपी चेक कर ली, सही लिखा है। मैंने कहा हाँ बेटा, अच्छा ये वैल्यू भी मैं कुछ अंदाजे से लिख ही देता हूँ, 0.5 ले लेते हैं ना, नहीं 5 पता नहीं कितना होता है, चलो 5.4 ले लेते हैं। उसने ये मेजरमेंट दिखा दिया कि सर देखिए ये मैंने मेजरमेंट रिप्रेजेंट कर दी, पहले मैंने लिखा ट्रू वैल्यू, फिर प्लस लगाया, माइनस लगाया, फिर मैंने उसमें एरर लिख दिया। मैंने कहा सही तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपने किसी भी मेजर का किसी भी मेजरमेंट का तरीका जानने के बाद उसकी क्या एरर होता है और उसका क्या ट्रू वैल्यू होता है और उसका क्या मीन एब्सोल्यूट एरर होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये जान लिया। बात समझ में आई सभी को कि कोई डाउट है इसमें? नो सर। किसको समझ नहीं आया? नो सर, समझ लगी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ से खेल थोड़ा सा अच्छा शुरू होगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग खेल इसलिए शुरू होगा क्योंकि आके आपको ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर समझ में आ जाए उसके आगे कहा जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का निकालने का बहुत आसान तरीका है, जो भी एरर है वो ले लो, चाहे मीन एरर, अगर एरर है तो एब्सोल्यूट एरर रहेगा, मीन है तो मीन रहेगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। नीचे उसकी ट्रू वैल्यू लो, चूंकि आपके पास ट्रू वैल्यू है नहीं, आपको हमने बताया नहीं है, या आपने उस मशीन या उस पार्ट का मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है या उसका पर्चा पढ़ा नहीं है, उसके जो भी पार्ट है, तो आप क्या करोगे, जो भी ऑब्जर्व्स थे, ऑब्जर्विंग रीडिंग थी, ये तीनों रीडिंग्स जो भी आपने रीडिंग ले रखी होगी, इन सबका क्या कर लिया था आपने, मीन ले लिया था। यही आपके लिए क्या बन जाती है, ट्रू वैल्यू। तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100 कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, परसेंटेज एरर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बेटा परसेंटेज एरर बताना, तो कहोगे सर ये हमको एरर पता है 0.2, ये उसकी ट्रू वैल्यू पता है 5.4, इनटू 100 कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, जो भी आ जाएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे मुझे, बाद में करना, अभी कोई बस समझने के लिए करवा दूं, ये समझने के लिए बता रहा था। करना है इसको, कर दूं? यस सर, कर दो सर। यस सर, कर दो। एक समझने के लिए कि दिमाग में कि ये क्या है कैसे है, तो मैं कर देता हूँ। 0.2 को डिवाइड करना है 5.4 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये 3.70 परसेंटेज का एरर कर दिया किसी स्टूडेंट ने मेजर करने के लिए उस पेंसिल को। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। इस तरीके से उसने क्या कर दिया भाई, Yes, 3.70% का एरर कर दिया। ये तरीका होता है परसेंट। अब अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने कहा कि भैया दो पेन को मिला करके एक बड़ी पेन बनाना है आपको, और आपको बताना है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा कितना होगा। तो पहले छोटी वाली पेन लिया आपने, उस पेन की जो रीडिंग थी वो बताया सर 5 + - 0.1 है, और फिर बड़ी वाली पेन लिया, उसका आपने रिप्रेजेंट किया तरीका सर 3 ± 0.1 है। इन दोनों को अपनी जादुई शक्तियों से जोड़ा आपने, और जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट बताया कि सर इसको क्या होगा, आप कहा कि 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये जो एरर है और ये जो एरर है सिंपली ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2। क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड। देखो अगर आपको दो क्वांटिटीज को जोड़ना है तो कैसे करना होगा, जो पहली क्वांटिटी है ना वो एक्चुअल में अपने एरर के साथ आएगी, है ना, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी अपने एरर के साथ आएगी। और जब इन दोनों को जोड़ोगे, एक्स बनाओगे, एक्स लिख लेते हैं इसको, इन दोनों को जोड़ोगे एक्स बनाओगे, तो आप एक्स के अंदर भी एरर आएगा फाइनल रिजल्ट, क्योंकि पहली क्वांटिटी में एरर है, दूसरी क्वांटिटी में एरर है, तो इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा, जोड़ के जो भी वैल्यू बनेगी, इसको यहां लिखता हूं एक मिनट, इन दोनों को जोड़ के जो भी वैल्यू बनेगी वो उसके अंदर भी एरर आएगा।
तो इसका जो एरर आएगा फाइनल रिजल्ट का वो कितना होगा। तो उसके लिए पहली क्वांटिटी का एरर, दूसरी क्वांटिटी का एरर, डायरेक्ट उसको आप जोड़ दो और आपका क्या बन जाएगा भाई, फाइनल रिजल्ट का एरर डेल्टा एक्स मिल जाएगा, दैट इज 0.2 हो जाएगा। समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को बात, कि नहीं समझ में आई? यस अब परसेंटेज एरर पूछ लिया आपसे, तो भाई परसेंटेज एरर पता है कि डेल्टा एक्स लेना है, एरर लेना है, ट्रू वैल्यू लेना है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको यहाँ से आराम से देख के बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? बता सकते हैं सर। क्या लिखूं कैलकुलेशन में, बताओ न्यूमरेटर में क्या लिखूं? बताओ भाई, ये एक्स है 0.2 0.2 तो सब तो बोले थे, बता क्यों नहीं रहो? नीचे ट्रू वैल्यू कितनी आएगी? 8 into 8 प्लस माइनस आपको लिखना नहीं है, प्लस माइनस बता रहा है कि वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। आपको एब्सोल्यूट एरर्स की बात करना है कि कितना है, उससे मतलब नहीं, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आप फाइनल रिजल्ट का परसेंटेज एरर बता दोगे। बात समझ में आई क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। चलो जी, एक मिनट। सर 2.5 आ रहा है आंसर। सर 2.5 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, जो भी है ना बेटा, मैं भी कैलकुलेशन के मोड में नहीं हूँ, बस मैं समझाने के लिए। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा कि भैया एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट, तो भैया ये जो एक क्वांटिटी है ये अपने एरर के साथ आएगी और दूसरी क्वांटिटी है ये भी अपने एरर के साथ आएगी। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ भी हो उनके एरर्स को ऐड ही करना है, एरर्स मस्ट बी एडेड, एरर्स क्या करना है, एडेड। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी थी 5 जिसका एरर था 0.1, दूसरी क्वांटिटी थी 3 जिसका एरर था रुक जाओ मैं बता रहा हूँ 3.0102 प्लस माइनस 0. रुक जाओ, अब ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि आप मुझे ना a1 माइनस a2 बताओ, a1 माइनस a2 क्या बनेगा, x बनेगा, वो आप बताओ। तो आप मुझे बताओ कितना बनेगा। एक मिनट आई एम सॉरी, एक मिनट जी, आप बताओ। चलो आसान कर देते हैं ना, रुको आसान कर देते हैं। चलो सर 8 प्लस, एक मिनट आसान कर देता हूँ मेरे को। चलो बहुत आसान कर दिया। अब बताओ फाइनल रिजल्ट a1 माइनस a2 कितना हो जाएगा? 8 प्लस माइनस 0. अरे बेटा सब्ट्रैक्ट 8 प्लस माइनस 0.2 कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 प्लस माइनस सर 2 प्लस माइनस 0.2 चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स को हमेशा आपको ऐड करना है। अब जरा मुझे परसेंटेज एरर बता दो जो फाइनल रिजल्ट है, वो कैसे लिखूंगा मैं? सर 0.2 by 2 सर 0.2 हाँ बस अब जो भी कैलकुलेटर कितना हो जाएगा भैया? 10 आएगा सर। 10% है, 10% आया। अब आ जाता है प्रोडक्ट। जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा मामला? तब इसमें एल्जेब्रिक एडिशन नहीं करना है, तब आपको फ्रैक्शनल एडिशन करना है। यहाँ पे कौन सा एडिशन करना है आपको? अब पहली क्वांटिटी भाई ये भी अपने एरर के साथ आएगा, दूसरी क्वांटिटी भाई ये भी अपने एरर के साथ आएगा, ठीक है, ये भी अपने एरर के साथ है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया एक क्वांटिटी 5 प्लस माइनस 0.1 और दूसरी क्वांटिटी दिया मैंने 3 प्लस माइनस 0.1। इसका डायरेक्ट एड नहीं करेंगे, इसका फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे। फ्रैक्शनल एडिशन क्या है? x इक्वल्स टू ab, ये आपको निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एरर कैसे निकलेगा? एरर ऐसे निकलेगा, डेल्टा x बाई x इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। फाइनल रिजल्ट का फ्रैक्शन लिया आपने एरर का, पहली क्वांटिटी के एरर का फ्रैक्शन लिया और दूसरी क्वांटिटी के एरर का फ्रैक्शन लिया और बीच में प्लस लगाया। हमेशा ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्यों भाई, क्यों रो क्यों रहे तुम लोग? हंस क्यों रहे? बस 2 मिनट और चलेगी, इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है? बात समझ में है क्या करना है तुम लोग को? यस सर। अब डेल्टा x मुझे पता नहीं है लेकिन x तो पता है। बताओ x कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों क्वांटिटीज को देख के बताओ।
0.2। अरे बेटा इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, x निकलेगा। 15। बताया है वो गलत बताया है, वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगेगा। ठीक है, वो वाला तरीका सीधे सीधे ऐड करने वाला वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन में लगेगा। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, सीखो। ठीक है, तो x कितना हो गया 15 इज इक्वल टू डेल्टा ए। बताओ पहली वाली क्वांटिटी में कितना एरर है? 0.1। ये कितना है? 115। ए से 5। 5 ए की वैल्यू 5 है, प्लस डेल्टा बी कितना है? 0.1 0.1 over 3। भाई इसको कैलकुलेट करके डेल्टा एक्स नहीं निकाल लोगे क्या? यस सर। परसेंटेज एरर अगर मैं पूछ लूं आपसे तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 करके नहीं निकाल लोगे क्या? निकाल लेंगे सर। डेल्टा एक्स निकल गया, एक्स सर निकल गया, निकाल लेंगे। बस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गई। ठीक है भाई। अच्छा अब एक लास्ट है, उसको पढ़ लो। अब डिवीजन में भी वही सेम चीज है। मान लो अगर मैंने x दिया है कि भैया 10 प्लस माइनस 0.1 है, a दिया है क्वांटिटी और a1 दिया है और a2 क्वांटिटी दिया है 5 प्लस माइनस 0.1 है। मैं कह रहा हूँ भैया आप x निकालो जिसमें a1 को a2 से डिवाइड दो, वही सेम चीज करना। फ्रैक्शनल एडिशन डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। हमेशा फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे, सारे एरर्स को हमेशा सारे एरर्स के फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे, जो फाइनल रिजल्ट के एरर का फ्रैक्शन बन जाएगा। समझ में आई क्या सभी को? यस सर। आ जाओ लास्ट पावर वाला बता दूं बस मैं। पावर आ जाए, जैसे कि अगर आपके पास पावर आ गई, ठीक है, किसी नंबर पे आपके पावर आ गई, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल्स टू, चलो मान लो दिया मैंने ये एक क्वांटिटी a1 दिया है, कितना 5 प्लस माइनस 0.1, ठीक है 0.1, और दूसरी क्वांटिटी a2 दिया है 2 प्लस माइनस 0.1। अब मैं कह रहा हूं x निकालो, लेकिन x में क्या करो, a1 का क्यूब अपॉन a2 का स्क्वायर करो, या मल्टीप्लाई करते हैं आसानी के लिए, इनटू a2 का स्क्वायर करो। तो अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें भी फ्रैक्शनल एडिशन ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक ट्विस्ट है इसमें। फ्रैक्शनल एडिशन यहाँ पे कैसे लगाऊंगा भाई? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आएगा और डेल्टा a1 अपॉन a1 आएगा और डेल्टा a2 अपॉन a2 आएगा। बस a1 की पावर 3 थी तो वो 3 की पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a2 पे पावर 2 थी तो वो 2 की पावर आगे जाकर के मल्टीप्लाई होगी। बस ये करना है। फिर से समझाऊं क्या? यस सर रिपीट कर सर समझा दो एक बार। फिर से देखो, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि भाई हमने आपको दिया है a1 जो कि 5 प्लस माइनस 0.1 और a2 दिया है 2 प्लस माइनस 0.1। मैं कह रहा हूँ x निकालो, x एक a क्यूब a1 का क्यूब और a2 का स्क्वायर है, इसमें फाइनल रिजल्ट में एरर निकालो। आप कहोगे कि सर ऐसा है, आपने बताया था फ्रैक्शनल एडिशन करना जो कि डेल्टा x अपॉन x, आपने बताया था मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन जब भी आया तो फ्रैक्शनल एडिशन करना, और उस हिसाब से डेल्टा a1 अपॉन a1 लिखना चाहिए प्लस डेल्टा a2 अपॉन a2 लिखना चाहिए। करेक्ट बात ऐसे है ये? यस सर। यस सर। a1 पे पावर 3 थी, a1 पे कितनी पावर थी यहाँ पे? 3। तो वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके फ्रैक्शन में। a2 पे कितनी पावर थी? 2। वही जो पावर है वो नीचे उतर के मल्टीप्लिकेशन में लग जाता है, वही जो पावर है वो नीचे उतर के मल्टीप्लिकेशन में लग जाता है। बस डेल्टा a1 की वैल्यू बताओ कितनी है? पहले मुझे x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू बता दो। a1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। a2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। सर 4 होगा ना जी? सर वास्तव में नहीं है। यस सर 4 स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 500। हाँ बोलो सर 3। बोलिए बेटा। चलो अब उसके बाद 3 डेल्टा a1 बताना कितना है यहाँ पर? डेल्टा a1
0.1 है सर। और A1 कितना है 5 5 5 प्लस आगे क्या है 2 डेल्टा एट 2 है सर। कितना है 0.1 है। 0.1 एक सेकंड एक सेकंड बस लास्ट बस हो गया बस छोड़ रहे हैं। हाँ 0.1 और डेल्टा A2 कितना है आपका 2 सर 2 2 बस इसी को कैलकुलेट कर दोगे डेल्टा एक्स हो जाएगा। अच्छा ये क्या था डेल्टा ये जो आपने नीचे एक्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आपका क्या बन जाएगा परसेंटेज एरर नहीं बन जाएगा क्या यस सर। हाँ, बस यस सर डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हो डेल्टा एक्स पे एक्स करके परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो जो पूछा जाए वो निकाल सकते हो। बात समझ में आई क्या यस सर। क्वेश्चन आपको अनोट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको इस सारे क्वेश्चन आपको करके लाना है। अब आप मुझे जरा मुझे ये बताओ कि हमें बस एक लास्ट मिनट मुझे समरी बता दो बस हम आपको छोड़ रहे हैं समरी बता के आप सभी लोग चले जाओ। कस्टम चलो भाई समरी बता दो भाई तुम लोग। ये क्या है स्लो क्यों हो गया सर लिमिटेशंस। लिमिटेशन बता दो। हाँ एक मिनट रुको जब मैं स्टार्ट करूँ ना तब बताना। ओके सर। चलो समरी बताओ आज आप लोग इसकी समरी। सर लिमिटेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स हाँ साइंटिफिक नोटेशन राउंडिंग ऑफ पढ़ा है हमने फिगर्स इन Significant कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एरर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हाँ एरर्स ऑफ मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा है हमने और क्या पढ़ा है आपने फिर से बोलिए एरर्स ऑफ मेजरमेंट एरर्स पढ़ा है हमने फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कैलकुलेशन परसेंटेज एरर कैलकुलेशन पढ़ा है कैलकुलेशन पढ़ा है हमने एरर इन सम सराउंडिंग ठीक है ठीक एरर इन सब्ट्रैक्ट। ओके बेटा बस ठीक है दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच गाइस। सर